रीना, यहाँ कौन आता है मेरे पीछे से? रजत मिश्रा ने कड़क आवाज में पूछा। कोई भी तो नहीं आता रजत, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उसकी पत्नी रीना ने लगभग सुबकते हुए कहा। तो क्या हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खराब है या मेरी आंखें? यह सुनकर रीना सिहर उठी। एक बार फिर वही हो गया था। वो घर में अकेली होती थी और जब उसका पति घर आकर सीसीटीवी की फुटेज संभालता तो हमेशा किसी को उसके साथ पाता। पहली बार तो रीना बुरी तरह डर गई थी। उसे सुनते ही लगता था कि क्या घर में कोई और भी रहता था, कोई भूत वगैरह जिसे वो देख नहीं पाती थी और कैमरा देख लेता था। वैसे भी उसे अक्सर ऐसा लगता था कि घर में उसके अलावा कोई और भी है, जैसे हर वक्त उसके कोई पीछे खड़ा हो। कभी बहुत धीमी तो कभी थोड़ी सी तेज़ हंसी उसे सुनाई देती थी, पर दिखता कोई नहीं था। रजत का हाथ उठ चुका था। रीना दीवार से जा लगी। एक पल को जैसे उसकी दुनिया ही घूम गई थी। ये पहली बार था जब रजत ने रीना के साथ ऐसा व्यवहार किया था। 1 साल पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी और पिछले हफ्ते वे नए शहर में नए मकान में आकर रहने लगे थे। जब से वे इस घर में आए थे तब से उनमें झगड़े होने लगे थे, जिसका कारण रीना को समझ नहीं आया था। कुछ दिन बीत गए। रजत हर दिन घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में एक नए आदमी को पाकर रीना पर हाथ उठाने लगा था। कभी कभी वह शराब पीकर भी आता और तब रीना को और भी ज़्यादा मारता। दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड ने आज अपनी पत्नी को दुनिया का सबसे क्रूर पति बनकर दिखा दिया। बात बात पर रीना पर हाथ उठाता था। वक्त यूं ही बीतता रहा। रीना लाखों कोशिशों के बाद भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही थी। दोनों ने लव मैरिज की थी तो किसी के घर वालों का साथ भी नहीं था जो उन्हें समझ पाता। एक दिन वह घर के कुछ सामान और सब्जियां लेने बाहर गईं। जब वह वहाँ लौट रही थी तो उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें पता है, अभी इस घर में जो मिश्रा जी आए हैं, अब उनके घर में भी बहुत दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। शायद वह भी अपनी पत्नी को मारता है, इस मकान के पिछले मालिक जोसेफ की तरह। एक महिला दूसरी महिला से ये बात कह रही थी। ये सुनकर रीना शर्मिंदा हो गई, मगर घर आकर भी उसके कानों में रहकर वे बातें गूंज रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अगले दिन उस महिला के पास जाकर इस घर के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। उसे लगने लगा था कि हो ना हो जो कुछ भी है इसी घर के कारण है। शाम होते ही रजत फिर शराब के नशे में धुत हो गया। शाम होते ही रजत फिर शराब के नशे में धुत आया था। आते ही उसने सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना शुरू किया और इस बार उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने रीना को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हॉल के सोफे पर ही। उसका मन गुस्से से भर उठा। वह गुस्से की आग में जल रहा था। शाम को रीना उसके सामने कम ही आती थी। वह उसके लिए खाना लेकर आई। रजत ने उसके हाथ से प्लेट लेकर एक तरफ फेंक दी और उसे बालों से पकड़कर सीसीटीवी फुटेज के सामने पकड़ दिया। सामने की स्क्रीन पे जो था उससे ज़्यादा आगे जो होने वाला था, वह सोच सोच कर रीना के हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे। पर यह हो क्या रहा था? ये सारे फुटेज ये असली तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। रीना ये जानती थी, पर कैसे कैसे अपने सनक के मारे पति को समझाती। वैसे भी उसकी भी क्या गलती, वो तो वही मानता ना जो उसके सामने था। फिर उस पूरी रात कुछ कुछ देर के बाद रीना की दर्द भरी चीखें और सिसकियाँ पूरे घर में सुनाई देती रहीं। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अगली सुबह वह उठी यंत्रवत सी हर काम करने लगी। रजत ऑफिस चला जाता और ऑफिस जाते जाते भी वो रीना को एक लात मार कर गया। वह अपने प्यार के आगे मजबूत थी और किसी भी कीमत पर रजत से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब सहन करती रहती। जब शाम को रजत आया तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे, जिन्हें देखकर रीना थम से ज़मीन पर गिर पड़ी। रजत, मैं गलत नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। रीना रजत के पैरों में पड़ गई, मगर जवाब के बदले
उसे अपने सीने पर एक कठोर लात मिली। वह दूर जा गिरी थी। सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास, या तो अपनी मर्जी से इन पेपर पे साइन कर देना, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। ये कहकर रजत अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रीना और शांत नहीं रह सकती थी। जिस रजत के थोड़े से प्यार के लिए वह रोज़ उसका जानवरों जैसा सलूक बर्दाश्त कर रही थी, वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी खटक रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। उसने तय कर लिया कि अब वह उस महिला से इस घर के बारे में पूरी जानकारी लेकर रहेगी। हालांकि अपने चेहरे पर उभरे निशानों से उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी, मगर वह रजत को खोना नहीं चाहती थी। सो उसने शर्मिंदगी को ना चुनकर रजत के साथ को चुन लिया। वह अपनी पड़ोसन उस महिला के घर पहुंची। उसे देखते उस पड़ोसन महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये सब क्या है? वह शायद ये बोलना नहीं चाहती थी, मगर रीना के शरीर पर चोटों के निशान इतने ज़्यादा थे कि उसके मुंह से अचानक निकल गया। जी, मैं मिसेस मिश्रा। एक दिन आप इस घर के पिछले मालिक जोसेफ के बारे में बात कर रही थी, मैंने वो सुन लिया था। क्या आप मुझे पूरी बात बता सकती हैं कि ये मकान क्या है और ऐसा क्यों होता है इस मकान में, और उन्होंने मकान क्यों बेच दिया? मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करना नहीं था, उस दिन भी नहीं। मैं आपका दुख समझती हूँ। एनजीओ चलाती हूँ, हर रोज़ कई ऐसी महिलाओं को देखती हूँ, उन पर बहुत तरस आता है। उस दिन बस आप पर भी माफ़ कीजिएगा, उस महिला ने सब आते हुए कहा। फिर वह खुद ही आगे बोली। उस मकान में पहले जोसेफ और एलेनोर रहते थे। जोसेफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। न जाने क्यों वह अपनी पत्नी को डेली मारता था। ये सब सालों चलता रहा। एक दिन अचानक ही जोसेफ कहीं चला गया और काफ़ी वक्त तक नहीं लौटा। तब एलेनोर ने ये घर बेच दिया और अपने बेटे के साथ सेक्टर 3 में एक घर लेकर रहने लगी। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? हाँ, मैं अभी देती हूँ। ये कहकर वह महिला एक कागज़ पर एड्रेस लिखने लगी और रीना को थमा दिया। रीना तुरंत उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। एक लगभग 35 साल की महिला ने दरवाज़ा खोला। रीना को देखकर उसकी भी वही प्रतिक्रिया थी जो कि रीना की पड़ोसन की थी। ओह गॉड, आर यू ओके? यस, आई एम फाइन। कैन वी टॉक? अगले ही मिनट में दोनों एक कमरे में बैठी हुई थी। आपके उस घर में कुछ अजीब है। पड़ोसी कहते हैं कि आपके पति जोसेफ की तरह है। मेरे पति मेरे को डेली मारते हैं और वही सेम व्यवहार करते हैं। क्या कुछ उस घर में है ऐसा? वो डेली मुझ पर शक करते हैं। जोसेफ की तरह ही रजत का व्यवहार होना एक मात्र संयोग नहीं है। मैं उस घर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए रीना जी, जोसेफ वॉज अ नैरो माइंडेड पर्सन। बहुत छोटा सोच था उसका। मेरे को बात बात पर मारता। हर वो आदमी जिससे मैं बात करता उससे उसको लगता कि मेरा कोई गलत रिश्ता है। उसने अपने शक की वजह से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मेरा बाथरूम और बेड तक में। मैं थक गया था, मगर कहाँ जाता, अपना कोई था ही नहीं मेरा। एक दिन जोसेफ कहीं जा रहा था मेरे से लड़कर, और कुछ देर बाद फ़ोन आया कि ही वाज डेड, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मैं वो घर बेचकर कुछ पैसा कमाया और ये छोटा सा घर डेविड को पढ़ाने के लिए ले लिया। ये बताते समय मिसेस जोसेफ रो रही थी। आपके पति ने मरने के बाद भी कभी आपको परेशान किया है? ये सुनते ही मिसेस जोसेफ सिटपिटा गईं। फिर रीना ने उन्हें सब बताया, वो सारी घटनाएं जो हकीकत में नहीं होती पर कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करता है। वो कैमरा जोसेफ ने लगवाए थे। हो सकता है जोसेफ का सोल उस घर में कैद हो और वो ये सब कर रहा हो। कोई हस्बैंड अपना वाइफ को लव करे, ये उसका सोल को कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। एनरोल ने करवाट से कहा। रीना अब सब समझ गई। रीना अपने घर लौट आई। वह समझ गई थी कि जोसेफ की आत्मा उस घर में कैद थी, जो उसके और रजत के बीच भी पीछे पड़ी हुई थी ताकि उन दोनों में झगड़ा हो जाए। जो उसके
और एलेनोर के बीच होते थे। उसने एलेनोर की और अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग रजत को सुनाई, जिससे रजत को उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में प्यार तो था ही उसके लिए, बस वो थोड़ा गुस्सा था, जैसे एक हस्बैंड हो ही जाता है। और ऐसा होते ही अचानक घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चिड़चिड़ की आवाज़ निकालते हुए स्पार्क करने लगे। अब रजत को रीना पर पूरा यकीन हो गया। वो समझ गया था कि सारी फसाद की जड़ वो सीसीटीवी कैमरा ही था। उसने उसे गले लगा लिया, मगर अभी वक्त नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी स्क्रीन पर आवाज़ें आने लगी। बहुत देर तक वो झिलमिलाती रही, फिर एक आकृति दिखाई दी। दोनों ने देखा कि एक आदमी था। उसका चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। वो चोटिल था, एक तरफ का पूरा गला गायब था और दांतों की कतार दिखाई दे रही थी। एक आंख भी गायब थी और जो दूसरी थी वो पूरी तरह सफ़ेद थी। निसंदेह वो जैसव की आत्मा थी। दोनों पति पत्नी का डर से बुरा हाल था। जोसेफ उन्हें घूरता रहा, तभी उभरी एक भयंकर हंसी और वो दोनों सिहर उठे। मारो उसे, वो इसी लायक हैं। एक डरावनी आवाज़ उभरी और वो एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो गए और वह से कांपने लगे। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये रीना इसी लायक होती है। ये औरतें इसी लायक होती हैं। हमारा पूरा हक बनता है इन्हें मारने का, पीटने का, काबू में रखने का। मैं कहता हूँ मारो उसे। रजत फटी आंखों से उसे देखता रहा। उसने रीना को अपने पीछे कर लिया। जोसेफ स्क्रीन में से निकल आया और रजत को उठाकर परे फेंक दिया। वो रीना को बेरहमी से पीटने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रजत कुछ समझ नहीं पाया। रीना बुरी तरह से जपड़ा रही थी। कैमरा तोड़ दो रजत, आत्मा घर में नहीं कैमरे में है, ये कैमरा हॉन्टेड है। रीना बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाई। तब तक जोसेफ की आत्मा उसे बुरी तरह पीटे जा रही थी। मैं कभी एलेमोर के साथ खुश नहीं था, तो कोई और अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं होगा। जोसेफ दहाड़ता हुआ बोला। रजत कैमरा तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी जोसेफ की आत्मा रजत में प्रवेश कर गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, फिर दांत पीसता हुआ रीना की तरफ बढ़ा। अब रजत रीना को मारने लगा। अचानक एक भड़ाक की आवाज़ आई और एक एक करके ऐसी ही 5 आवाज़ें आईं। इन आवाज़ों के बाद अचानक रजत रुक गया। वह ज़मीन पर बेहोश गिर गया। अपनी लगभग बंद होती आंखों से रीना ने देखा कि सामने एलेमोर थी, जो सारे हॉन्टेड सीसीटीवी कैमरा तोड़ चुकी थी, जिससे जोसेफ चला गया था और रीना की आंखें भी बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद रीना और रजत ने वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। रानी उठना, आज चलना है हमें। देख 6 बज चुके हैं। अरे उठ जा अब। रानी को जोर जोर से हिलाते हुए रागिनी उसे उठाने लगी। हाँ यार, थोड़ी देर और सोने देना यार, अलसाई सी रानी बोली और अपना मुंह चादर से ढककर सो गई। तभी बाथरूम का गेट खुला और एक लड़की तौलिए से अपने बाल पहुँचते हुए आई और चुपके से आकर रानी के कान में जोर से चिल्लाई। हड़बड़ाते हुए रानी डरते हुए उठकर बैठ गई। रागिनी और बाथरूम से निकलने वाली लड़की, जिसका नाम साक्षी था, दोनों ने एक दूसरे से हाई फाई किया और हंसने लगी। अरे यार रानी, तू कितनी डरपोक है यार, बस इतने से भी तो डर जाती है। अब सोच, हम जहाँ जा रहे हैं, सुना है वो तो भूतिया इलाका है, तेरा क्या होगा? साक्षी ने रानी के सर पर टपली मारते हुए कहा। मैं नहीं डरती किसी से, और अगर चुड़ैल कोई मेरे सामने आ भी गई तो उससे बोल दूंगी कि मेरे अंदर घुस जाए और तुम दोनों मर रहो मुझे। रानी झिझक झिझक कर गुस्से में बोलकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे जाते देखकर साक्षी और रागिनी हंसने लगी। ये तीनों दोस्त गर्ल्स हॉस्टल के एक ही रूम में रहती थीं और अपने घर से दूर देहरादून में स्टडी करने आई थी। रानी, रागिनी और साक्षी, इन तीनों में रानी कुछ डरपोक किस्म की थी, लेकिन अक्सर ही उसके बैग से कुछ तंत्र मंत्र की किताबें मिला करती थी। तो कभी भूत पिशाचों को वश में कैसे करें,
इनके बारे में लिखा किताबें मिलती थीं, और ये सब उस वक्त मिलती जब रानी को अपने घर जाना होता था। ये किताबें रानी सबसे छुप कर खरीदती, और जब किसी को पता चलता तो कोई ना कोई बहाना बना देती कि ये उसके भाई, अंकल या पड़ोस के मंदिर वाले पंडित जी ने भिजवाई है। भूतों से डरने वाली रानी ये किताबें क्यों पढ़ेगी, यही सोचकर वो दोनों से ज़्यादा सवाल नहीं करती थी। एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में घर जाने से पहले इन तीनों और इनके साथ इनके 4 बॉयज़ दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। एक ऐसी जगह जिसे यहाँ के लोग भूतिया कहते थे। जिज्ञासा बहुत चीज़ों की होती है, लेकिन जिज्ञासा अगर भूतों को जानने की हो तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर से सातों दोस्त निकल पड़े भूतिया जगह की सैर करने। राघव, आशीष, सौरभ और करण, ये चारों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपनी खुली गाड़ी में इन तीनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तीनों भी तैयार होकर नीचे आईं और गाड़ी में बैठ गईं और सब रवाना हो गए। हंसी मजाक करते वो लोग भूतिया कहलाने वाली घाटी की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन आने लगा। मई की इस भयंकर गर्मी के मौसम में इन्हें सर्दी का एहसास होने लगा था। अरे यार, ये गर्मी के मौसम में अचानक सर्दी कैसे लगने लगी? मैंने रानी की एक बुक में पढ़ा था कि जहाँ भूतों चुड़ैलों का वास होता है वहाँ ऐसी गर्मी के मौसम में ठंड लगती है। रानी के घूरते हुए साक्षी ने बोला, चुप करना यार, क्या फालतू की बातें के लेकर बैठ गई तू? ये सिर्फ मौसम खराब है और कुछ नहीं है। आशीष ने चिढ़ाते हुए साक्षी से कहा तो सब पे एक पल के लिए चुप हो गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई। सब उस जगह को हैरानी से देखने लगे थे। बहुत खूबसूरत थी वो जगह। हरे भरे बड़े बड़े से पेड़, कुछ फूलों के तो कुछ फलों के। यहाँ एक अजीब बात यह भी थी कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ अमरूद के पेड़ों पर बहुत से अमरूद लगे थे, और तो और वहीं उसके पास ही कश्मीर में होने वाले सेब के पेड़ भी थे। इसी तरह अंगूर, पाइनएप्पल, मौसमी आदि के भी पेड़ लगे हुए थे। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। सबको इन्हें निहारते हुए बस आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने इन्हें सम्मोहित कर लिया है और अपनी ओर बुला रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते उन्हें और भी खूबसूरत जगह मिलती जा रही थी। स्पीड से बढ़ती गाड़ी चलते हुए अचानक ही रुक गई और इन सबका सम्मोहन टूट गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अरे, ये हम कहाँ आ गए? और ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? करण ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए कहा। एक मिनट, ये सारे फ्रूट्स एक ही जगह कैसे? और ये सब यहाँ कैसे उग गए? और ये अमरूद, गर्मी में कब से अमरूद होने लगे? ये सब क्या है? करण की बात सुनकर रागिनी बोली, अरे गाइस, ये भूतिया जगह है तो शायद यहाँ ये सब पॉसिबल होगा। कहते हुए साक्षी हंसने लगी। फिर सबको देखकर बोली, गाइस, क्या तुम लोग भी? मेरे घर भी तो अमरूद, सेब, पाइनएप्पल सबके पेड़ लगे हुए हैं, है ना? यहाँ क्यों नहीं हो सकते फिर? तुम लोग भी ना पागल हो बिल्कुल। ठीक है यार, अब यहाँ मत शुरू हो। ये बताओ कि अब क्या करें? ये गाड़ी तो पंचर हो चुकी है, अब आगे कैसे जाएं? रात भी होने वाली है। बताओ क्या करें? क्या यार, गाड़ी पंचर है तो एक काम कर, गाड़ी को खड़ी कर, हम पैदल चलते हैं। तभी बीच में डरी हुई रानी बोली, क्या गाड़ी पंचर? सब उसे देखकर हंसने लगे। वो गुस्सा होकर आगे की तरफ पैदल ही चलने लगी। सबने गाड़ी से सामान उतारा और पैदल ही रानी को आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। अचानक ही भारी गर्जना के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई। सब पूरी तरह भीग गए थे, साथ ही ओले भी पड़ने लगे थे, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर कोई सेफ जगह खोजने लगे। तभी साक्षी को एक जगह दिखाई दी। 2 मंजिला बहुत बड़ा सा लंबा सा घर। दूर से देखने पर यह कोई कॉटेज जैसा दिखाई दे रहा था। सब भागते हुए पहुंच गए। वो एक सुनसान सा बहुत पुराना सा कोई गर्ल्स हॉस्टल था।
नाम था रानी देवी गर्ल्स हॉस्टल और इसके जस्ट पीछे खंडर हो रखा एक कॉलेज था। अरे वाह, देखो रानी मैडम, यहाँ तुम्हारे नाम का हॉस्टल भी है। वाह क्या कहना। रागिनी ने रानी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तभी सौरभ ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फोन में देखते हुए बोला, गाइस, ये हॉन्टेड है। आज से 25 साल पहले यहाँ बहुत कुछ हुआ था। यहाँ विदेशियों के बच्चे, मेरा मतलब लड़कियाँ पढ़ने आया करती थीं। 25 साल पहले यहाँ एक दिन रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। सुबह जब प्रोफेसर लोग यहाँ आए तो वार्डन और चौकीदार गायब थे और पूरे हॉस्टल में खून ही खून बिखरा पड़ा था। यहाँ लगभग 100 लड़कियाँ थीं और सब अजीब तरीके से गायब हो गई थीं और आज तक ये राज किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो लड़कियाँ गई कहाँ। और तो और जब वहाँ पड़े खून की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये 10 दिन पुराना है। फिर कुछ दिनों बाद वो कॉलेज एक ही रात में खुद ब खुद खंडर हो गया। उसके बाद यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया। ये कहते हुए सौरभ चुप हो गया। ये सब सुनकर सब कांप रहे थे। डर सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम सौरभ? ये हॉन्टेड है? घबराती सी रानी बोली। हाँ, लेकिन अभी हमें यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब इतनी रात को हम जाएंगे तो जाए कहाँ? बाहर रहे तो ओले की मार या जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। चलो अंदर ही चलते हैं, देखा जाएगा यहाँ क्या होगा। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। याद है ना लास्ट टाइम हम लोग उस हॉस्टल बंगले में रुके थे? क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं ना? उल्टा वहाँ गुंडे लोगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। यहाँ भी वैसा ही कुछ होगा। रिलैक्स गाइस, डरो मत, सब एक साथ रहना। कहते हुए सौरभ ने सबको समझाया और सबको ज़बरदस्ती अंदर ले आया। कांपते पैरों से सब उस हॉस्टल की तरफ बढ़े और उसका दरवाज़ा खोला। चरमराहट की आवाज़ के साथ उस हॉस्टल का दरवाज़ा खुला। देखा तो पूरे गार्डन में एक सन्नाटा छाया हुआ था। एक मनुष्यत सी फैली हुई थी। ये सब देखते हुए वो धीरे धीरे हॉस्टल के हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए। वो दरवाज़ा लकड़ी का था और आधा जला हुआ भी था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया जिससे वो जोर से धड़ाम की आवाज़ से गिर गया। उसके गिरते ही एक बहुत बड़ा कबूतरों का झुंड फड़फड़ाते हुए बाहर की ओर निकला और एक बड़ी सी काली बिल्ली ने उन लोगों पर हमला कर दिया। बचते बचाते वो लोग अंदर की तरफ आ गए। सबने अपने फ़ोन से लाइट जला रखी थी। देखा तो वहाँ बड़े बड़े रूम बने हुए थे और कई रूम खुले पड़े थे जहाँ पर कबूतरों, चमगादड़ों और उल्लुओं ने अपना कब्जा बना रखा था। रूम में बहुत सारे बेड अभी भी लगाए हुए थे। यह सब देखते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ऊपर से उनके ऊपर एक मरा हुआ कबूतर गिरा। जोर से चिल्लाते हुए वो सब पीछे की तरफ हट गए तो ऊपर एक काली बिल्ली एक और कबूतर को नोच कर खा रही थी और उन सबको घूर रही थी। डर के मारे वो सब कांप रहे थे। हे गाइस, रिलैक्स, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब जानवर ही हैं। चलो एक अच्छा सा रूम देखते हैं और वहीं रेस्ट करते हैं, करण बोला और आगे बढ़ा। एक मोड़ के बाद उन्हें एक अच्छा सा रूम दिखाई दिया जो बाकी कमरों के मुताबिक थोड़ा बहुत साफ था और वहाँ कोई भी जानवर वगैरह नहीं था। वो सब उस रूम में आ गए और अपने साथ लाई मोमबत्तियाँ और बैटरी चलने वाली लाइट जला ली जिससे पूरा कमरा जगमगाया उठा। वो शायद एक छोटी सी लाइब्रेरी थी क्योंकि वहाँ बहुत सी किताबें रखी हुई थीं और हैरानी की बात यह थी कि वो आज भी एकदम सुरक्षित थी। वो सब हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी साक्षी के हाथ कुछ लगा। हाय गाइस, ये देखो, ये क्या है? साक्षी अपने हाथ में रखा मिट्टी से भरा एक लकड़ी का बोर्ड दिखाते हुए बोली। अरे, ये तो ओइजा बोर्ड है। राघव ने मिट्टी साफ करी और उसने वहाँ पर उस बोर्ड को रख दिया। उसने बताया कि इससे भूतों को बुलाया जाता था। साफ करने पर उस पर काले रंग से ओइजा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके दोनों तरफ यस और नो लिखा हुआ था और नीचे ए से लेकर जेड तक ABCD लिखी हुई थी और बीच में राउंड शेप का कुछ बना हुआ था और उसके नीचे 0 से 9 तक की गिनती
और सबसे ऊपर गुड बाय लिखा हुआ था। अरे ये तो सच में ओइजा बॉडी है। वाह, मेरी बहुत इच्छा थी इसे देखने की। इसमें भूतों को यहाँ बुला सकते हैं। रागनी चहकती सी बोली। सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। रागनी के मना करने पर भी कोई नहीं माना। सब ओइजा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर बैठ गए। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, कृपया वो हमारे सामने आ जाओ। हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अचानक साक्षी बोल पड़ी। साक्षी की बातें सुनकर सब हंसने लगे। अरे यहाँ कोई होगा तो आएगा ना। यह ओइजा बोर्ड ऐसे ही गेम खेलने के लिए बनाया जाता है और यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है। इन सबसे बोर होता हुआ आशीष बोला और रूम से बाहर चला गया। साक्षी बार बार आत्माओं को बुलाई जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने बुलाना बंद कर दिया। सब बातें करने में लग गए थे। आशीष अभी तक नहीं आया था। अचानक ओइजा बोर्ड में हलचल हुई। सबका ध्यान उस तरफ गया, लेकिन वहम मानकर वो फिर से बातें करने लगे। अचानक ही तेज तेज हवाएं चलने लगीं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। हवाओं की वजह से मोमबत्तियाँ एक एक करके बुझने लगी थीं। जैसे ही उन्हें जलाते वैसे ही वो बुझ जाती। तभी रानी को लगा कि उनके आसपास कोई है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात को ना में डाल दिया। तभी करण को कुछ महसूस हुआ कि उनके अलावा भी इस कमरे में कोई मंडरा रहा है। तब सब खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक ओइजा बोर्ड में ज़ोर ज़ोर से कंपन होने लगी और एक भयंकर कंपन के साथ ओइजा बोर्ड के 2 टुकड़े हो गए और वो नीचे गिर गया। वहाँ पड़ी बैटरी की लाइट्स तेज़ी से ऑन ऑफ होने लगी। ये देखकर सारे के सारे डर के मारे कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। बाहर भयंकर रूप से बिजलियाँ चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे। बिजलियाँ चमकने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक साया खड़ा था, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर सबकी गिंगी बंद गई। क्यों बुलाया मुझे? क्यों? शांति से रहना चाहती मैं। तुम इंसान लोग मजाक में हमें जगा देते हो। इसकी सजा मिलेगी तुम लोगों को। ये कहता हुआ वो साया उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मौका पाते ही वो सब के सब बाहर निकल गए, लेकिन रानी अंदर ही रह गई। वो सब लोग दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टी दिशा में जा चुके थे। वहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो था ही नहीं। जैसे ही वो वापस मुड़े, वैसे ही उनके सामने वही साया आकर खड़ा हो गया। एक नहीं, बहुत सारे साए थे वो, एक जैसे। वो सब साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे और उन सबको घेर लिया। पूरी हॉस्टल में एक भयंकर चित्कार गूंज उठी। तुम इंसान लोग हम भटकती रूहों को कभी चैन से रहने नहीं देते। इतने सालों से हमने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ इस वीरान पड़ी जगह को अपना घर मानकर रहते थे, और तुम लोग यहाँ एक रात बिताने आए थे। शांति से बिताते और दूसरे दिन चले जाते, लेकिन नहीं, तुम इंसानों को तो हम लोगों को बुलाना था, हमारे आराम में खलल डालना था। उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और क्यों ना मिले, तुम इंसानों के कारण ही तो आज तक हम रूह यहाँ पर भटक रही हैं। फिर भी हमने सबको माफ किया, लेकिन हमारे आराम में खलल डालने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहते हुए धीरे धीरे वो सब साए गायब होने गए और एक एक करके गायब हो गए। कुछ ही देर में वहाँ चारों तरफ मांस के लोथड़े खून ही खून पर खड़ा हुआ था और बहुत से उल्लू बिल्लियाँ सब उन्हें नोच कर खा रहे थे। दूर उसी रूम के दरवाजे पर खड़ी रानी ये सब देखकर बाहर की तरफ भागी और उस भूतिया गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन रानी उसी हॉस्टल के बाहर पागलों सी हरकत करती हुई हाथ में एक मरा हुआ कबूतर खा रही थी और उसकी आंखें बहुत ही लाल डरावनी सी दिखाई दे रही थीं और चेहरे पर शैतानियत नज़र आ रही थी। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। वो एक नया नया बना हाईवे था, एक निर्जन गांव से होकर गुजरता था। अभी वहाँ आवाजाही इतनी आम नहीं हुई थी। वैसे उसे बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, पर कुछ सड़क हादसे भी उसके खाते में दर्ज थे।
लोगों को वो आम हादसे लगे और इस मामूली बात की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं किया कि अधिकतर हादसे उसी निर्जन गांव की हद में या उसके करीब ही हुए थे। एक उमस भरा दिन, दोपहर का समय, जब एक कार उस हाईवे से गुजरती है जिसमें 3 दोस्त राज, अमन और कमल थे। तीनों को जल्दी में कहीं पहुंचना था, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो हाईवे दूसरे रास्तों की अपेक्षा जल्दी पहुंचाता है। दिन के करीब 2:30 बज रहे थे। उस हाईवे में दूर दूर तक एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। राज गाड़ी चला रहा था और बाकी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अमन कमल से कहता है, यार लगता है कि हम इस रोड पर पहली बार आए हैं क्योंकि इससे पहले ये जगह मैंने कभी देखी नहीं है। राज मिरर में उन दोनों की शक्ल देखते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इससे पहले कभी इस रास्ते से नहीं गए हैं, लेकिन आज मजबूरी में हमें रास्ता चुनना पड़ रहा है। हमें किसी भी तरह शाम तक 6 बजे अस्पताल पहुंचना होगा। वहाँ मीरा जिंदगी और मौत के बीच झुल रही है। कमल राज की तरफ देखकर कहता है, हाँ यार, लेकिन हुआ क्या? तूने हम लोगों को कुछ बताया भी नहीं और सीधे लेकर चला गया। तू परेशान था इसीलिए उस वक्त मैंने पूछा नहीं कुछ, लेकिन अब तो बता दे। राज थोड़ा उदास होते हुए कहता है, यार मुझे उसके मम्मी पापा से शादी के लिए बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन काम की वजह से नहीं कर पाया। और अभी कल ही पता चला कि उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। बस इसी टेंशन में उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और उसे आज सुबह ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे तो पता भी ना चलता अगर उसकी दोस्त मधु फ़ोन करके ना बताती। कमल पूरी बात सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो ये बात है। वैसे देखा जाए तो गलती तेरी नहीं है मेरे भाई, और ना उसकी है। तू नहीं बात कर पाया, लेकिन उसे तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था ना। अमन ने भी उसके बीच में बोलते हुए कहा, हाँ यार, इन लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर जाएं। राज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी अब उस गांव के पास पहुंच रही थी। सड़क के दोनों तरफ बंजर धरती और छोटी कटीली झाड़ियां दिख रही थी। लाल धूल भी उड़ रही थी। दूर कहीं छोटे छोटे घरों की कुछ आकृतियां भी दिख रही थी जो कभी आबाद थे। यार 2 मिनट कार रोकना, जरा हल्का होकर आता हूँ, अमन ने कहा। कार रुकी और तीनों ही दोस्त कुछ देर को पांव सीधे करने बाहर आए। कुछ देर में वो वापस कार में बैठ पानी पी रहे थे। तभी जोर जोर से गाड़ी का शीशा रगड़ाया। कोई बाहर से बजा रहा था। तभी तीनों चौंक गए। सामने देखा तो कार की विंडस्क्रीन पर लाल रंग से एक पंजा बना हुआ था। क्या ये? ओए रुक, बाहर मत निकल। वो ये बोल रहा था तब तक राज बाहर निकल चुका था। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर उसकी नज़र सीधे पड़ी। उसने नीचे की तरफ देखा तो कार के अगले चक्कर के पास एक लड़की बेहोश पड़ी थी। जरूर उसी ने हाथ मारा था। उन सब ने फौरन उसे कार की पिछली सीट पर बिठाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे। साफ दिख रहा था कि वो जख्मी थी। उसके सर से कलाई से खून बह रहा था। उसे होश आया। लड़की बड़ी डरी सहमी सी थी। उन सब ने फौरन उसे कार की पिछली सीट पर बिठाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे। साफ दिख रहा था कि वो जख्मी थी। उसके सर से कलाई से खून बह रहा था। उसे होश आया। लड़की बड़ी डरी सहमी सी थी। उसने डरते हुए कहा, मेरी बस का आगे एक्सीडेंट हो गया है और मुझे मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? इस बार आवाज़ कमल की थी। वो वहाँ सबको पानी की ज़रूरत है और उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना है। सबकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ तो दम भी तोड़ चुके हैं। मैं किसी तरह चलती हुई आई हूँ। उसने एक डर के साथ सब कुछ कह दिया। हाँ यार, सुना है कि इस रोड पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। ठीक है, हम करेंगे तुम्हारी मदद, अमन ने कहा।
राज उसकी मदद के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे वहाँ जल्दी भी पहुँचना था और कुछ सही भी नहीं लग रहा था। मतलब राज को एक बेचैनी हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी वो इस समय कुछ नहीं बोला। यहीं यहीं कुछ दूर पर ही मेरी बस है। बस बस वहीं तक जाना है। फिर आप अपने शहर चले जाना। किसी को खबर कर देना। लड़की काफ़ी हिचक हिचक के बोल रही थी, लेकिन वो सारी बातें सिर्फ अमन को बता रही थी। कार लड़की को लिए आगे बढ़ने लगी, जो पिछली सीट पर अमन के साथ बैठी थी। उन लोगों ने उसे फर्स्ट एड दिया था। तभी वो लड़की उनसे कहती है, वैसे आपको इस गांव की कहानी पता है या नहीं? ये इतना सुनसान और वीरान क्यों है? अब उसकी हालत थोड़ी ठीक थी। उसने उन दोनों से पूछा, नहीं, हमें तो नहीं पता। हम तो पहली बार ही आए हैं यहाँ। तुम्हें पता है, तुम बता दो। कमल ने बताया, हाँ मुझे पता है, कुछ सुन रखा है इसके बारे में, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही सुना है, लड़की ने कहा। और फिर वो कहानी सुनाने लगी। कहते हैं सालों पहले इस गांव में एक पिशाच का वास था। गांव वालों को उसका संरक्षण प्राप्त था। वो उन लोगों की हर बाहरी मुसीबत से रक्षा करता था, लेकिन हर 12वें दिन उसे एक बलि चाहिए होती थी। गांव वाले अपने बीच से ही किसी को चुनकर बलि के रूप में उसे भिजवा दिया करते थे, ताकि वो उनका शिकार ना करे। वो पिशाच बहुत शक्तिशाली था। वो हमेशा रात को ही अपनी ताकत में होता था। फिर तब जब आसमान आ जाते थे या फिर भरी हुई धूप होती थी, तब उसकी जो बाकी साए थे वो उसकी रक्षा करते थे, जो कि उसके गुलाम थे, और वही रूह उसकी सेवक थी। इतना कहानी सुनने के बाद लड़की ने एक नज़र उन तीनों पर डाली, जो बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे, और फिर वो आगे सुनाने लगी। कहते हैं गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और वो पिशाच एक एक करके सबको खा गया था। वो एक बार में ही एक ही शिकार करता था। कुछ का मानना है कि गांव खत्म होते ही पिशाच भी चला गया, पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो आज भी यहीं कहीं है और आज भी बलि की तलाश है उसे। इतना कहने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है। वो तीनों जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी अमन जोक मारते हुए बोला, कहानी अच्छी थी, खत्म हो गई? लड़की चुप रही और बारी बारी से तीनों को घूरती रही। कार आगे बढ़ती रही और अब वो उस गांव की सीमा को पार करने वाले थे। सड़क सुनसान थी तो रफ्तार भी तेज थी। तभी उन दोनों ने देखा कि वही लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी हंस रही है। घबराहट में सब ने पिछली सीट पर देखा तो वहां भी वही बैठी थी। ये क्या हो रहा है? राज बौखला गया और झटके से स्टीयरिंग घुमाई और कार एक सूखे पेड़ से टकराई। कुछ देर बाद खांसते हुए राज उठा। कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। कमल के भी कराने की आवाज़ आई। वो भी घायल था और अमन, वो मर चुका था। तभी उनकी नज़र बाहर की तरफ पड़ी, जहाँ अभी तक धूप निकली थी। वहाँ अचानक बिजली कड़कती है और फिर आसमान में बादल छा जाते हैं। वो दोनों लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं, कहीं से कोई मदद मिल जाए। यार यार वो लड़की क्या बला थी? वो तो गायब हो गई। कमल बोला, गोली मार उसको, मौसम खराब हो गया, कहाँ जाएंगे? और अमन अमन तो उसका गला भर गया। और तभी दहशत से दोनों चीख पड़े। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लगभग 7 फुट की भयंकर लाल आंखों वाला आकृति प्रकट हो गई। साथ ही शुरू हो गई धूल भरी आंधी। ऐसा लगा मानो उनके आसपास की हवाओं में धीमी गुर्राहट बसी हो। उस आकृति को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे नसों में बहता लहू बेचैन उठा है। वो डर से पीछे हटने लगे। वो आकृति आगे बढ़ी और उसने अमन के मृत शरीर को खींचकर कार से निकाल लिया। बाकी के दोनों डर से कांप उठे और जड़ हो गए।
आंधी रुक गई, साथ ही वो आकृति और अमन गायब हो चुके थे। दोनों दोस्त रोने लगे। अमन, वो घूमकर उस तरफ आए जहां जहां गायब होने के पहले अमन बैठा था, और दोनों ही डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। वहां कार पर कुछ खरोचों के निशान थे, किसी जानवर के शक्तिशाली पंजों के निशान। यार एक मिनट, पूरा गांव पार हो गया, कोई बस तो दिखी नहीं। कमल हैरानी से बोला। इसका इसका मतलब वो लड़की। राज दहशत से फुसफुसाया। और वो आकृति जो अमन को ले गई, वो जरूर वही पिशा। कमल बोला और खुद ही डर गया। पर हमें क्यों छोड़ दिया? राज ने ऐसा बोला ही था कि तभी उनके आसपास हवा में गूंजी उसी लड़की की फुसफुसाहट की आवाज थी। मैंने कहा था ना, एक बार में बस एक बलि। वो दोनों ही समझ चुके थे कि वो लड़की ही वो रूह थी, पिशाच की नौकर। 12 दिनों बाद लोगों से भरी एक कार उसी हाईवे पर चली आ रही थी। कुछ दूर आगे एक लड़की बैग थामे माइलस्टोन पर बैठी है और लिफ्ट मांगते हुए हाथ हिला रही है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। वो लगभग दोपहर के 2 बजे का समय था। आसमान से धूप बिल्कुल गायब थी। चारों तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान रास्ते पर तेज आंधियां चल रही थी, जिसकी वजह से वहां दोनों ओर लगे बबूल के पेड़ मानो कभी भी टूट जाने को तत्पर थे। इतने खराब मौसम में भी वह एक सुनसान किले की ओर बढ़ा जा रहा था। ढीले ढाले कुर्ता पजामा, एक गहरी नीली जैकेट और बड़े बाल, वह वेशभूषा से कोई लेखक जान पड़ता था। अगले ही पल वह उस किले के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वह कुछ पल रुककर मानो फैसला कर रहा था कि अंदर जाए या ना जाए। मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ भाई। ना कोई ढंग की नौकरी मिली, ना कोई लड़की। एक सपना था लेखक बनने का, वह भी पूरा नहीं हो पाया। जिस प्रकाशक के पास जाओ, वह कहानी को घटिया और कम डरावनी कहकर रिजेक्ट कर देता है। वरुण ने अपने दोस्त तेजस से कहा, देख भाई, तू ऐसे चिंता मत कर। तू लेखक बनना चाहता है ना? मैं तुझे एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जिसने ना जाने कितने लोगों की मनचाही मुराद पूरी करी है, तेजस ने कहा। और फिर उसने उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए कहा, देख भाई, आदमी थोड़ा टेढ़ा है, मगर जो एक बार वहाँ पहुँच गया ना भाई, ये मान ले कि उसकी किस्मत तो खुल गई। मेरा एक कलीग भी वहाँ गया था। अरे मैं ही उसे लेकर उसके पास गया था, और देख, आज मैनेजर बना बैठा है। अंतिम वाक्य तेजस ने कड़वाहट के साथ कहा। ठीक है, मैं चलूँगा वहाँ उस आदमी के पास, वरुण ने थोड़ी हिम्मत से कहा। और इसके बाद तेजस का दिया हुआ एड्रेस लेकर वह घर आ गया। अगले दिन वरुण सुबह जल्दी तैयार होकर अपने घर नहीं, मकान ही है वो, क्योंकि उसका अपना तो कोई था ही नहीं, और अपने मकान से जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद वह तेजस के बताए समय पर उसके पास पहुंचा, जहां से वे दोनों उस आदमी के पास जाने वाले थे। तेजस ड्राइव कर रहा था और वरुण उसके साथ वाली सीट पर आराम से बैठा हुआ था। वह करीब रात के 9 बजे का समय था। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तेजस ने अपनी गाड़ी एक लगभग बर्बाद हो चुके चौल के सामने रोकी, जिसमें अंदर जाने पर एक खंडर सा घर नजर आ रहा था, जिसकी ओर इशारा करते हुए तेजस ने कहा, वहाँ रहता है वो। और फिर दोनों उस घर में अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर देखा तो एक बूढ़ा मरियल सा आदमी एक पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वरुण ने मन ही मन सोचा कि भला ये क्या उसकी मदद करेगा। मगर वह तेजस की भावनाओं को सम्मान देना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उस मरियल से दिखने वाले आदमी को अपनी समस्या बताने ही जा रहा था
कि तभी उसने अपनी अजीब नज़रों से उसे घूरा और कहा, चिंता मत कर, तेरी समस्या का हल है मेरे पास। लगातार 3 दिन तक शहर के बाहर बने उस किले में जाकर वहां भटकती रूहों को खुश कर और ये तेरा मनचाहा काम कर देंगी। अब जा। इतना कहकर बूढ़े ने वापस आंखें बंद कर ली। वरुण को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तेजस उसका इशारा पाकर वह बिना कुछ बोले ही उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद से अगले दिन यानी कि आज वह उस भयानक किले के सामने खड़ा हुआ था, जिसके बारे में बहुत जानकारी करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। वह उस किले में अंदर जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी बाहर आती हुई आंधी और तेज हो गई और उसके साथ साथ बारिश भी आ गई। वह डर रहा था, मगर उसे उस आदमी की कही बात याद आ गई और तुरंत ही वो अंदर चला गया। अंदर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। उस पूरे किले में घोर सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। चमगादड़ों का झुंड किले के दीवारों पर बैठा फड़फड़ा रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, किसी ने उस पर झपट्टा मार दिया और वो डर से पीछे हट गया। वह एक काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें शैतानी चमक लिए थी। वह बिल्ली वहां से भाग गई और वह किसी तरह संभल कर खड़ा हुआ और डर के मारे उस किले में उस आदमी के बताए अनुसार कच्चा मांस रखकर तुरंत बाहर निकल कर आ गया। उसके बाहर आते ही उसे सुनाई दिया कि कोई चपर चपर करके वो मांस खा रहा है। वह डर के अपने घर वापस आ गया। रात तक वह आश्वस्त हो गया कि बस 2 दिन और फिर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह पेन और डायरी लेकर लिखने बैठा ही था कि तभी उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा और उसकी डायरी पर जो लिखा था उसे पढ़कर वह हैरान हो गया। कल फिर किले पर आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करेगा। अब ये क्या नई मुसीबत है। बड़बड़ाते हुए वह वापस कुछ लिखने लगा और इसके बाद उसे रह रहकर किसी की खिलखिलाती हुई हंसी और सहसा ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे जाती। अब उसे खुद से ही चिढ़ होने लगी थी कि आखिर वह किले में क्यों गया। उसकी पूरी रात करवटें लेते लेते गुजरी। जैसी वो सोने की कोशिश करता, कहीं किसी बर्तन से भटकने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी लगता कि उसके अलावा कोई और भी है वहाँ पर। कभी कभी तो उसके लगता कि कोई उसके ऊपर बैठा है और उसे देखकर हंस रहा है। उसने पूरी रात इसी तरह गुजार दी। अगले दिन सुबह वह वापस उस किले में नहीं जाना चाहता था। रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके बाद अब उसमें और शक्ति नहीं बची थी कि वह उस किले के भूत या प्रेत का सामना कर पाए। मगर ख्वाहिशों से भरपूर वह थोड़ा हिम्मत करके रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके बाद अब उसमें हिम्मत और शक्ति नहीं बची थी कि वह उस किले के भूत प्रेत का सामना कर पाए। मगर ख्वाहिशें जो ना कराएं, वही थोड़ा सा हिम्मत करके वह वापस किले में जाने के लिए घर से निकल गया। और फिर वही खंडर, आंधी तूफान, बवंडर। वरुण जब अंदर गया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वरुण, रूपा? वरुण ढकलाते हुए कहा, हाँ वरुण, मैं रूपा। और इतना कहने के बाद वही आवाज़ अब एक हंसी में बदल गई थी। वरुण डर गया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह किस रूपा का नाम ले रहा था और क्यों। वह तो किसी रूपा को जानता भी नहीं था। फिर ये कौन है जिसका नाम अपने आप उसकी ज़बान पर आ गया था। वरुण किले में जहाँ खड़ा हुआ था, अपनी जगह पर जम सा गया था। वह किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता था। वह जानता था कि इस भयानक किले के आसपास भी कोई नहीं जाता है। अचानक ही उसे लगा कि वह आज़ाद हो चुका है, उस बंधन से वो मुक्त हो चुका है। वो भागता हुआ सीधा अपनी कार लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। घर आकर शाम तक सब ठीक रहा और उसके बाद फिर वही जोर जोर से रोने की आवाज़ें और घुंघरुओं का शोर उसके कान फोड़ने लगा। उस रात उसके घर के हर एक कोने में रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
अब उसका दम सा घुटने लगा था। बस, अब और नहीं झेल सकता मैं ये सब। मैं अब थक चुका हूँ। बस एक मदद मांगी थी उस आदमी से, और उसने मुझे भूतों के बीच उलझा कर खींच दिया। मैं फुफारता हुआ बोला और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया था। वह किले से उसके साथ ही लौट आई थी, वरना अब थक कर वापस उस आदमी के पास जाना चाहता था और उस आत्मा से बचने का उपाय पूछना चाहता था। मगर फिर उसे अपना लेखक बनने का एकमात्र सपना टूटता नजर आया और उसने उस आदमी के पास जाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि बस एक दिन की तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। रात भर उसके घर में कभी पानी बहने की आवाज़ें आती रहती, तो कभी उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है, मगर कोई नजर नहीं आता। जैसे जैसे डरते संभलते सुबह हो गई और वरुण ने तय कर लिया कि वह किले में जाएगा। आज आखिरी बार उस किले में जाऊंगा, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो इसके बाद चाहे जो हो, मैं कभी उस वीरान किले की ओर देखूंगा भी नहीं। वरुण अपना मन मानकर उस किले के पास चला ही गया। आ ही गया तू वरुण, अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी मैं। तुझे मार कर अब अपनी मौत का बदला लेना है मुझे। कहते हुए उस प्रेतनी ने वरुण को उठाकर किले की एक दीवार की ओर फेंक दिया। मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसके सिर से काफी खून बहने लगा था। तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। वो तू ही था जो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इस किले में लाया था, और यहाँ लाकर तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। और जब तेरा मन भर गया तो तू मुझे बेहोशी की हालत में जिंदा जलाकर भाग गया। ये कहते कहते एक बेहद खूबसूरत लड़की वरुण की आंखों के सामने आई, और अगले ही पल बेहद ही दयनीय हालत में थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे लाल, और चेहरे पर गहरा दर्द लिए अब रूपा अपने असली रूप में वरुण के सामने थी और गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वरुण के सिर में फेंकने ही वाली थी कि तभी वह मरियल बूढ़ा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसे देखकर रूपा रुक गई। इसका कोई दोष नहीं है रूपा, ये अपना पिछला जन्म भूल चुका है। तू इसे माफ कर दे और भूल जा। तेरी मुक्ति इसी में है रूपा। नहीं भैया, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। रूपा की आत्मा गुस्से में फड़फड़ाती हुई बोली, और सिर्फ आंखों के एक इशारे से उसने वरुण को उठाकर एक बार फिर किले की दीवार पर फेंक दिया। इस बार उसका दायां हाथ टूट चुका था और माथे पर लगी चोट भी गहरी हो गई थी। इसे छोड़ दे रूपा, ये वरुण है, राजेश नहीं। राजेश मर चुका है, इसमें तो बस उसकी आत्मा है। इसे जाने दे रूपा। जब उस बुड्ढे ने रूपा को समझाया तो वह थोड़ी नरम पड़ी और आंखों से खून के आंसू रोते हुए दीवार में एक छेद करके गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। ये सब क्या था बाबा? आह! वरुण बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। रूपा मेरी बहन थी। कोई 30 साल पहले राजेश नाम के एक लड़के ने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। तब से वह उसका इंतजार कर रही थी ताकि उससे बदला ले सके। तुम ही राजेश हो, पिछले जन्म के राजेश। तुम्हें याद नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा अगला जन्म है। मैं तो उसी दिन तुम्हें पहचान गया था, मगर अपनी बहन को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा था। अब तुम एक अच्छी आत्मा हो, इसलिए पुराना सब भूल जाओ, उस बूढ़े ने कहा और पलटकर जाने लगा। मगर बाबा, मेरी कहानी, मैं लेखक बनना चाहता था। वरुण को लगा जैसे वह ठगा गया है, इसलिए वह खींच उठा। ये कहानी क्या कम मायावी और डरावनी है? लिख देना इसे और फिर देखना तू आसमान चूमेगा। ये कहकर वह बूढ़ा चला गया और वरुण भी अपने घर आ गया। अब वह डर और भूत दोनों से वाकिफ था। अब 2 साल बाद वरुण का इंटरव्यू ले जा रहा था।
आखिर उसकी किताब चीखता वीरान किला आज एक फिल्म बन रही थी उसकी किताब पर। वरुण अब अपनी जिंदगी में बेहद खुश था, मगर आज भी किसी किले के पास जाने से उसकी आत्मा कांपती है।